गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो मानव विकास के बारे में है। मानव विकास के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विकास क्या होता है। विकास और वृद्धि दो शब्द होते हैं जो दोनों एक समान ही लगते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है पहले हम वो जान लेते हैं। वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि होना, मतलब कोई भी चीजें पहले 2 थी फिर 3 हो गई, मतलब इस तरह से कोई परिवर्तन होता है मात्रा के अंदर। जैसे मनुष्य का शरीर बढ़ता है, बच्चा पहले छोटा होता है, उसके बाद उसका शरीर बढ़कर बड़ा हो जाता है, तो वो एक तरह से मात्रात्मक परिवर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, जैसे जीवन स्तर का अच्छा होना, ठीक है, या स्वतंत्रता प्राप्त होना। इसे हम काउंट नहीं कर सकते और ये हमें दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। जीवन स्तर अच्छा है, बुरा है, ये क्या हो गया? गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, जिसमें गुण बताए जाए, कोई व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, ठीक है, इस तरह से। तो वृद्धि का मतलब होता है मात्रा में परिवर्तन और विकास का मतलब होता है गुणों में परिवर्तन, ठीक है। अब जनसंख्या चाहे कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जनसंख्या शिक्षित नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो, ठीक है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है देश के विकास में। तो आज हम विकास के बारे में पढ़ेंगे कि मानव विकास क्या होता है, ठीक है, और मानव विकास किन तत्वों के द्वारा मापा जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव विकास की जो अवधारणा थी उसका प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले मानव विकास के बारे में बताया था। मानव विकास क्या होता है? मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जाता है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है, मतलब जीवन स्तर जो है वो अच्छा हो जाता है, लोगों को जीने का तरीका आता है, अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। दीर्घ व स्वस्थ जीवन जीना, एक लंबा जीवन जीते हैं लंबी उम्र तक, और एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। ज्ञान प्राप्त करना मतलब शिक्षित होना, शिक्षा प्राप्त करना, तथा एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना। एक अच्छा जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सभी होनी चाहिए। ये सभी मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो इसमें मानव विकास के पक्ष बताए गए कौन कौन से? एक तो लंबा जीवन, लंबा और स्वस्थ जीवन होना चाहिए, ठीक है, एक शिक्षित होना चाहिए, एक सभी संसाधनों तक मनुष्य की पहुंच होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हैं जो हमें अच्छे से याद करने हैं। हम इस डेफिनेशन को मानव विकास की डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। फिर आता है मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। इन 4 स्तंभों पर ही मानव विकास जो है वो टिका हुआ है। अगर हम इन चारों चीजों को प्राप्त कर लें तभी जो मानव विकास जो है वो पूर्ण रूप से हो पाएगा। पहला पॉइंट है समानता या समता। समानता का मतलब है हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, ठीक है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो। लिंग का मतलब होता है पुरुष और स्त्री के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब सभी को समानता प्राप्त होनी चाहिए, सभी लोग समान होने चाहिए, सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तभी क्या है, देश का विकास जो है वो हो पाएगा और मानव का विकास भी तभी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है तत्पोषणीयता। तत्पोषणीयता का मतलब होता है संसाधनों का ठीक ढंग से प्रयोग करना, ठीक है। अगर हम संसाधनों को बर्बाद करेंगे, उनका ठीक ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करना चाहिए कि हम उनका प्रयोग करके अपनी आवश्यकताएं भी पूरी कर सकें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उन संसाधनों को बचा करके रखें, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन संसाधनों का प्रयोग करके विकास कर सके। मतलब सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को भी अवसर मिलने चाहिए ताकि वो भी उन संसाधनों का प्रयोग करके विकास कार्य कर सके। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत सिंपल है। एक तो सभी लोग समान होने चाहिए और तत्पोषणीयता का मतलब होता है कि संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें
कि हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचे रहें, हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्पादकता। उत्पादकता क्या होता है? उत्पादकता मतलब होता है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करना, मतलब लोगों को शिक्षित करना, लोगों को इस लायक बनाना कि वे उत्पादन कार्यों में सहयोग दे सके। एक अनपढ़ व्यक्ति जो है वो किसी देश के उत्पादन में कोई योगदान नहीं दे सकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो वो कोई भी कार्य जो है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए मानव विकास के लिए जरूरी है कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करें, मनुष्य स्वस्थ रहे और शिक्षित रहे, तभी जो क्या है वो देश के उत्पादन में अपना योगदान दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है अपने फैसले खुद लेना, मतलब हर व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सके, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो, वह दूसरे व्यक्तियों के दबाव में ना आए और स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। मतलब स्वतंत्र रहे, किसी भी व्यक्ति का उसके ऊपर कोई दबाव ना हो और वो अपने फैसले जो हैं वो भी खुद ले सके, तभी मानव विकास हो पाएगा। तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ बताए हैं। समानता, सभी समान हो, तत्पोषणीयता, संसाधनों की वेस्टेज बर्बादी ना करें, उत्पादकता, लोग शिक्षित हो, स्वस्थ हो, देश के उत्पादन में सहयोग दें, और सशक्तिकरण, स्वतंत्र हो, अपने फैसले जो हैं वो खुद ले। तो ये 4 पॉइंट बहुत सिंपल है। कई बार क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है कि मानव विकास के स्तंभों का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद मानव विकास की उपागम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का कि मानव विकास की उपागमों का वर्णन करें। तो इसमें पहला उपागम है आय उपागम। ये उपागम का मतलब होता है कि कुछ अवधारणाएं हैं जो पहले दी गई थी कि अगर हम इनका पालन करते हैं तो मानव विकास माना जाता है। ठीक है, तो पहला है आय उपागम। ये सबसे पुराना उपागम है। ठीक है, पहले ये माना जाता था अगर आय अधिक है तो व्यक्ति का पूर्ण विकास हो चुका है। ठीक है, पूर्ण विकसित है मानव। ठीक है, मानव विकास उच्च रहेगा। लेकिन अगर मनुष्य के पास आय कम है तो उसका मानव विकास निम्न माना जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि केरल के अंदर प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद भी उसको मानव विकास में उच्च स्थान प्राप्त है, जबकि पंजाब हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी वो मानव विकास में निम्न स्थान पर है। ठीक है, तो इसलिए ये पहला है आय उपागम। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम का मतलब होता है कि वहां उस देश की सरकार जो है वो लोगों के कल्याण पर कितना खर्च करती है। लोगों के कल्याण का मतलब होता है शिक्षा पर कितना खर्चा हो रहा है, स्वास्थ्य पर कितना व्यय कर रही है। ठीक है, इसके अलावा और जो भी सरकारी नीतियां आती हैं गरीब लोगों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, वो क्या क्या है। ठीक है, उसमें कहा गया कि अगर सरकार जो है वो लोगों के कल्याण पर ठीक तरीके से व्यय करती है तो उससे भी क्या है, मानव विकास उच्च होता है। थर्ड पॉइंट है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। ये जो उपागम है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। ठीक है, इसमें यह बताया गया था कि सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताएं अगर पूरी होती हैं तो उनका मानव विकास उच्च रहेगा। न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी हो जाती हैं? जैसे भोजन हो गया, ठीक है, वस्त्र हो गए, आवास हो गया, स्वच्छता हो गया। ठीक है, तो इस तरह के न्यूनतम आवश्यकताएं अगर पूरी होती हैं तो मानव विकास उच्च माना जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये उपागम प्रस्तावित किया गया था। चौथा उपागम है क्षमता उपागम। ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। उन्होंने बताया था कि लोगों को इस लायक होना चाहिए कि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। लोगों में क्षमताओं का विकास करो। ठीक है, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करो। वो स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है, शिक्षित होने चाहिए और उनको सभी संसाधनों तक पहुंच हो पाएगी जब वो किसी कार्य में अपना योगदान दे सकेंगे। तो इस तरह से 4 उपागम है मानव विकास के: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं मानव विकास का मापन, कि मानव विकास जो है वो क्या, उसको मापा कैसे जाता है। ठीक है,
तो मानव विकास को मापने के लिए हम मानव विकास सूचकांक का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मानव विकास का मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मानव विकास सूचकांक का प्रयोग करते हैं। अब मानव विकास सूचकांक में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये तीनों चीजें उसमें शामिल की जाती है और इनके आधार पर ही देशों का क्रम तैयार होता है कि कौन सा देश मानव विकास में उच्च है और कौन सा देश मानव विकास में निम्न है। ठीक है बच्चों, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों के आधार पर ये डिसाइड होता है कि कौन सा देश मानव विकास में उच्च है और कौन सा देश मानव विकास में निम्न स्थान पर है। HDI का जो मानव विकास सूचकांक है उसका स्कोर 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, 0 से 1 के बीच में स्कोर होता है। ठीक है, अब मानव विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को शामिल किया जाता है। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तब ये देखा जाता है कि जन्म के समय कितने बच्चों ने, कितने जीवित बच्चे बचे और कितने बच्चे जन्म के समय ही मर गए। ठीक है, मतलब मृत्यु दर क्या है जन्म के समय, वो देखी जाती है कि उनकी जीवन प्रत्याशा कितने बचने के चांसेस हैं। उसी के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। अगर जीवन प्रत्याशा उच्च है तो इसका मतलब होता है लोगों के पास अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के अवसर हैं। ठीक है, उच्च जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है शिक्षा के बारे में कैसे पता लगाया जाएगा? पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या देखी जाती है। वयस्क मतलब जो प्रौढ़ लोग जो हैं उनके बारे में देखा जाता है कि वो कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और विद्यालय में कितने बच्चे नामांकन है, कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनकी संख्या से ये अनुमान लगाया जाता है कि किसी देश में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान है। मतलब कितने देश में कितने बच्चे और कितने प्रौढ़ लोग जो हैं, वयस्क लोग जो हैं वो पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पता कैसे लगाया जाता है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर। और शिक्षा के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? एक तो स्कूलों के अंदर बच्चों का नामांकन, कितने बच्चों का नामांकन है, कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रौढ़ लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं उनमें कितने लोग शिक्षित हैं, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है वहां की साक्षरता दर का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है संसाधनों की पहुंच। संसाधनों की पहुंच का अनुमान कैसे लगाते हैं? क्रय शक्ति के द्वारा उसको मापा जाता है। क्रय शक्ति का मतलब होता है चीजों को खरीदने की क्षमता कितनी है। ठीक है, उनकी आय के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है। स्कोर 1 के जितना निकट होगा मानव विकास उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अगर 0.9 है तो इसका मतलब मानव विकास उच्च है और 0.2 है तो मानव विकास बिल्कुल ही निम्न स्तर का है। ठीक है, 0.9 है या 0.8 है तो मानव विकास उच्च माना जाएगा। 0.2 है, 0.3 है तो मानव विकास जो है वो निम्न माना जाएगा। तो मानव विकास को मापने की मैंने इसमें बताया कि मानव विकास सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। सूचकांक के अंदर 3 चीजें शामिल हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, स्वास्थ्य को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापा जाता है। शिक्षा को स्कूलों में बच्चों का कितने बच्चों का एडमिशन है और जो प्रौढ़ लोग हैं वो कितने शिक्षित हैं उसके आधार पर। और संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के द्वारा, चीजों को खरीदने की क्षमता के द्वारा जो है वो मापा जाता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है HDI, मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच में होता है। जितना 1 के नजदीक मिलेगा, 0.8 मिलेगा, 0.9 मिलेगा तो मानव विकास उच्च होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा तो मानव विकास निम्न माना जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है गरीबी सूचकांक। जो UNDP जो है, अब ये जो सूचकांक जो निकालते हैं मानव विकास को मापते हैं तो कौन मापता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट
प्रोग्राम। तो ये इसको मापता है। ये मानव विकास को मापने के लिए दो तरीकों का प्रयोग करते हैं। एक तो मानव विकास सूचकांक और एक गरीबी सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक, दो सूचकांकों का प्रयोग ये मानव विकास को मापने के लिए करते हैं। यूएनडीपी द्वारा ये प्रयोग किए जाते हैं। गरीबी सूचकांक जो है वो भी मानव विकास सूचकांक से ही संबंधित है। ठीक है, गरीबी सूचकांक के द्वारा मानव विकास में कमी को मापा जाता है कि वहां पर क्या कमी है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में तो कितने लोग शिक्षित हैं, कितने स्वास्थ्य हैं, कितने संसाधनों तक पहुंचे, ये मापा जाता है। जबकि गरीबी सूचकांक में उल्टा होता है, कितने प्रौढ़ जो है वो अनपढ़ हैं वो मापा जाता है, कितने लोगों तक स्वच्छ जल नहीं पहुंच रहा उनकी संख्या मापी जाती है, कितने छोटे बच्चों में अलग भार मतलब वजन कम है। जैसे बच्चे के जन्म के समय 4 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है, 3 साल के बच्चे के अंदर 12 से 13 किलो वजन होना चाहिए। तो इस तरह से एक बना हुआ है। तो उस तरह से जो अलग भार वाले जिनमें वजन की कमी है, इसका मतलब ये है कि उन्हें खाने को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है। ठीक है, उनको प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम वगैरह उनमें कमी है, इसीलिए उनका वजन जो है वो कम है। तो गरीबी सूचकांक के अंदर अलग भार वाले छोटे बच्चों की संख्या को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनकी मृत्यु 40 वर्ष से पहले हो जाती है। ठीक है, जिनकी मृत्यु 40 वर्ष से पहले हो जाती है उनको शामिल किया जाता है। तो ये सभी चारों तरीके जो हैं ये गरीबी सूचकांक को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक के लिए कौन से 3 तरीके? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। और गरीबी सूचकांक के लिए कितने प्रौढ़ जो हैं वो अनपढ़ हैं, स्वच्छ जल तक कितने लोगों की पहुंच है, और कम वजन वाले छोटे बच्चों की संख्या, और जिनकी मृत्यु 40 वर्ष से पहले हो जाती है उनकी संख्या जो है वो उनके द्वारा जो है ये गरीबी सूचकांक निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है भूटान विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो उसमें आएगा भूटान का नाम। ठीक है, अब आता है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण, कि कितने जो देश हैं वो मानव विकास में अति उच्च हैं, कितने उच्च हैं, कितने मध्यम हैं और कितने निम्न स्थान पर हैं। तो जो 0.800 से ऊपर हैं वो तो आएंगे अति उच्च के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 0.7 से 8 के बीच वाले 53 कंट्रीज हैं। ठीक है, और मध्यम के अंदर 0.550 से 0.699 के बीच वाले आएंगे, 37 कंट्रीज हैं। और निम्न वाले जो 0.549 से नीचे हैं वो निम्न में आएंगे। ठीक है, और उन देशों की संख्या जो है वो कितनी है? 33। तो इसलिए ये हमें याद करने ज़रूरी है कि कितने देश मानव विकास में उच्च हैं, कितने मध्यम हैं और कितने निम्न हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है और 2020 के अकॉर्डिंग है। 2020 में मानव विकास प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। अब आता है अति उच्च सूचकांक वाले देश कौन से हैं? जो फर्स्ट नंबर पर आता है मानव विकास में नॉर्वे, दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे हांगकांग चाइना का जो हिस्सा है, और फिफ्थ पे आइसलैंड। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो उच्च मानव विकास सूचकांक के अंदर आती हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम शुरू की फर्स्ट और सेकंड तो याद होनी चाहिए, नॉर्वे और आयरलैंड। नेक्स्ट आता है 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2020 में भारत मानव विकास में कौन से स्थान पर है? तो भारत मानव विकास में 131वें स्थान पर था 2020 में। 2020 में 131वें स्थान पर था। अब कह रहा है कि मानव विकास में अगर कुछ देश जो है वो उच्च स्तर पर हैं, उनमें उच्च मानव सूचकांक है, तो उसका कारण क्या है कि कुछ देशों में मानव विकास सूचकांक उच्च है और कुछ में निम्न है। तो मानव विकास में उच्च है, उसका कारण ये है कि वो सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश करते हैं। इसका मतलब ये है
कि वहाँ की जो सरकार है वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ठीक है, इसके अलावा तो सामाजिक लोगों के ऊपर अधिक खर्चा करती है। और यहाँ पर इन देशों के अंदर कोई भी अपराध, उपद्रव, राजनीतिक स्थिरता जो है वो, मतलब यहाँ पर कोई उपद्रव वगैरह नहीं होते हैं और राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती है, ठीक है, राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है। और यहाँ पर संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। इसका मतलब ये होता है कि सभी लोगों के पास, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ऐसा भी नहीं है। मतलब लगभग सभी के पास संसाधनों का वितरण जो है वो समान ही है। जबकि मानव विकास में निम्न स्तर वाले देश सामाजिक कार्यों पर खर्चा नहीं करते, बल्कि जो रक्षा करने वाले कार्यों पर अधिक खर्च करते हैं, क्योंकि वहां पर दंगे, उपद्रव, राजनीतिक अस्थिरता जो है वो उत्पन्न होती रहती है। जैसे भारत के अंदर भारत पाकिस्तान की हमेशा लड़ाई होती रहती है, दंगे फसाद, इसलिए भारत को रक्षा वाले जो प्रतिरक्षा वाले जो खर्चे हैं उस पर अधिक व्यय करना पड़ता है। कभी कोई मिसाइल खरीद रहे, कभी कोई हथियार खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उन पर खर्चा अधिक होता है और शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। इसीलिए मानव विकास में ये निम्न स्तर पर हैं। इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट है। धन्यवाद।